तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जैसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई आप समझ तो गए होंगे मैं हिसार हूं और प्रद्युमन जोशीला जी के साथ हूं। और जोशीला जी से वो बातें आज हम जानेंगे जहां पे आपने डाउट है। मतलब कांग्रेस की बात, भाजपा की बात, जजपा की बात, इनेलो की बात, आम आदमी पार्टी की बात, और जो जो आज के टाइम पे कंटेंट वायरल हो रहे हैं और बहुत सारे नेताओं की पोल भी खुलेगी। तो भाई यह वीडियो शुरू करा प्रद्युमन जी के साथ। भाई साहब नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, राम राम। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, स्वस्थ एकदम, मौज। वाह जी वाह। तो शुरुआत करा जी कांग्रेस पे जी कि वोट चोर, गद्दी छोड़ और इस टाइप के कितने सारे कंटेंट आ रहे हैं मार्केट में जी। आपने क्या लगा है कि राहुल गांधी जी, खैर तो हरियाणा में भी इसकी चर्चा चलेगी, राहुल गांधी जी ने जो कहा था मैं एक बम फोड़ूंगा, तो क्या ये बम फूटा के खुश हो गया? देखो ऐसा है, राहुल गांधी देश में विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं और पिछले दिनों उन्होंने एक एटम बम फोड़ने की बात कही जी। उसके बाद हाइड्रोजन बम की बात आई और जब वो हाइड्रोजन बम की बात आई तो उन्होंने हरियाणा को लेकर के कुछ एक तथ्य पेश किए जी। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उन्होंने उजागर की और उन बातों का निर्वाचन आयोग को जवाब देना चाहिए, इसमें कतई कोई दो राय नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज देश में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है जी। और भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। वो पार्टी भी है जिसने देश और चाहे प्रदेश हो उसमें सबसे ज्यादा राज किया है और उसका सबसे बड़ा नेता अगर कोई सवाल उठा रहा है और वो भी एक प्रजातांत्रिक देश में और चुनाव किस ढंग से हो रहे हैं उन पर जब वो सवाल उठा रहा है तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग को उसका जवाब देना चाहिए। ठीक है। उन्होंने जिस ढंग की बातें रखी कि एक मॉडल है कोई विदेश की थी, उसकी वीडियो दिखाई थी, फिर उसकी वीडियो दिखा दी, किसी घर के बारे में बता दिया, इतने वोट हैं, ये सारी चीजें हैं और उस पूरे मामले को लेकर के एकदम से जो पिछले 13 महीने से कांग्रेसी घरों में बैठे थे, चुपचाप बैठे थे, निराशा और हताशा में डूबे हुए थे, उनके दिमाग में एक चीज दोबारा से बाढ़ने का काम तो जरूर कर दिया जरूर किया और वो ये कर दिया कि भाई हम हारे नहीं, हमें हराया गया है। अब वो दोबारा से उठ खड़े हो रहे। इसीलिए तो जब दिन में तो वो दोपहर को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और शाम 5 बजे होते होते हरियाणा के लगभग जिला हेडक्वार्टरों पर कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला। उससे अगले दिन भी कई जगह प्रदर्शन हुए, उससे अगले दिन भी हो रहे हैं। अभी दिल्ली में बहुत बड़ी मीटिंग भी कांग्रेस पार्टी ने इसी सिलसिले में बुलाई। तो कुल मिलाकर के एक एनर्जी देने का काम तो उन्होंने किया, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं उससे आगे एक बड़ी कड़वी बात जो बताना चाहता हूं कि मान लीजिए निर्वाचन आयोग की कमियां रही कि वोटिंग लिस्ट सही ढंग से नहीं बनी जी, जिसका कहीं ना कहीं राहुल गांधी के शब्दों में बीजेपी ने फायदा उठाया और कांग्रेस को नुकसान हुआ। ठीक है। और उन्होंने तो ये तक भी कहा कि वोट चोरी से सत्ता चोरी कर ली, सरकार चोरी कर ली, सरकार बना ली जी। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के उस बयान को भी कोट किया जिसमें उन्होंने कहा कि हमने सब व्यवस्थाएं कर रखी जी। ठीक है जी। और तब से लेकर के हरियाणा की राजनीति में एक भूचाल छाया हुआ है। कांग्रेसी खुश हैं, वो इसलिए खुश हैं कि राज तो हमारा ही बन गया था लेकिन ये चुरा लिया हमारा राज, अब तो राहुल गांधी ने मान लिया। ठीक है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में मेरा ये मानना है कि सबसे मोटा फायदा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को हुआ। उसका कारण ये था कि पिछले 13 महीने से हुड्डा परिवार को लगातार टारगेट कर रहे थे कांग्रेस के नेता भी बहुत से और विपक्षी तो कर रहे थे, गुटबाजी भी और विपक्षी भी, कि इन्होंने जो है थाली में परोस करके राज बीजेपी को दे दिया। ये बात कांग्रेस वाले बोल रहे थे बहुत से नेता। हाँ। और इनेलो क्या बेसिंग हो या जेजेपी के नेता हो, बीजेपी वाले बोल रहे थे। एक क्लियर चिट दे दी, क्लीन चिट राहुल गांधी ने कि भाई राज तो हमारा बन रहा था, भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की मेहनत से राज तो हम बनाने में कामयाब हो गए थे, लेकिन बीजेपी ने वोट चोरी करके हमारी सरकार को चुरा लिया। इस हाइड्रोजन बम से किसी को फायदा हो ना हो लेकिन भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को मोटा फायदा हो गया, जो उनको बिल्कुल टारगेट किया जा रहा था, जो एक ब्लेम उनके ऊपर लगातार लग रहा था 13 महीने से, वो दाग कहीं ना कहीं धुल गई इसके बाद। दूसरी बात जी, राहुल गांधी ने बीजेपी की बात कर ली, निर्वाचन आयोग की कर ली, लेकिन जो सबसे कड़वी बात है जो जिस पर उनको ध्यान देना चाहिए जी, वो नहीं की। वो ये है कि मान लो कहीं वोट गलत बन गए, ठीक है, बूथ पे एजेंट तो कांग्रेस के बैठे होंगे
और अगर कांग्रेस में इतना दमखम ही नहीं है कि वो उनके एजेंटों में दम नहीं है या वो एजेंट नहीं बिठा पाए, तो फिर चुनाव का क्या फायदा है? एक राष्ट्रीय पार्टी एक बूथ जो वर्षों से चुनाव लड़ रही है जी, ठीक है, अब बूथ पे ये नहीं है। बूथ पे एक बड़ा सिस्टम ये है कि जिसका वहां वोट होता है वो उस बूथ पे बूथ एजेंट बनाया जाता है, सारी पार्टियों के बैठते हैं, और वहां अगर कोई आदमी आ गया, क्योंकि ये जो वोट पड़े हैं ये यूं तो है नहीं कि शहर शहर में पड़ गए, गामा में भी पड़े हैं, जो राहुल गांधी जो बता रहे हैं, तो गामा में तो लगभग जो जिस बूथ में वो आपस में जानते हैं लोग, और शहर में भी जो एजेंट बनते हैं वो लगभग ऐसे होते हैं जो चर्चित सचेरा उस मोहल्ले का होता है, जो जानता है लगभग मोटा मोटी लोगों को। ठीक है, गलती से एक दो पड़ जाता है, फर्जी वोट भी पड़ जाते हैं, एक दो, ठीक है, दो चार पड़ जाते हैं, महिलाओं के भी कई बार पड़ जाते हैं क्योंकि वो घूंघट कर लेती हैं तो नहीं पता चलता। अच्छा, एक आध बार हम ये भी मान लेते हैं कि भाई बहुत प्रेशर होता है पोलिंग का, तो एक आध बीच बीच में उनको बहुत तेज आदमी हो तो कर देता है, लेकिन वो एजेंट क्या कर रहे थे, इतनी बड़ी गड़बड़। हर आठवें वोट पे एक फर्जी वोट बताया जा रहा है, तो इतनी बड़ी अगर फर्जीवाड़ा हो रहा था तो वो एजेंट कहां थे, कहां है बूथ की टीम राहुल गांधी? उसमें कांग्रेस की भी एजेंट जो राहुल गांधी पिछले 20 साल से तो बिल्कुल सक्रिय राजनीति में है, ठीक है ना, सारा सिस्टम को संभाले हुए हैं, और पिछले 11 साल से तो वो 2014 के बाद तो राहुल गांधी फेस है कांग्रेस के पास। श्रीमती सोनिया गांधी बुजुर्ग होती जा रही हैं, वो बीमार भी हैं, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह बीमार रहे, उसके बाद वो चले गए जी, ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी बुजुर्ग हैं, कोई बहुत लंबा चौड़ा उनका कोई सिस्टम भी नहीं है, तो और कौन चेहरा है कांग्रेस के पास? राहुल गांधी है, ठीक बात है। राहुल गांधी को ठीक है वोट चोरी उनके आरोपों के हिसाब से भी मानने तो बीजेपी ने कर ली, लेकिन कांग्रेस ही कहां सुते थे? उनको ये भी तो ध्यान देना चाहिए, 11 साल से आप कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हो, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जी, वर्तमान में आप नेता प्रतिपक्ष हो, तो कहां है आपकी बूथ मैनेजमेंट? और वोटर लिस्ट तो कई दिन पहले तैयार होकर आ जाए, सबके पास आ जाए, बिल्कुल, कहां आपकी बूथ मैनेजमेंट? एक तरफ बीजेपी तो पन्ना प्रमुख तक पहुंच रही है जी, उसमें भी उस पन्ना प्रमुख में भी यूं कह रहे हैं कई कि भाई ये फर्जी बना रहे हैं पन्ना प्रमुख, वो चाहे फर्जी बना रहे हो चाहे कुछ भी करें, उन्होंने बना तो दी। आपके पास तो पन्ना प्रमुख छोड़ो, 11 साल में तो जिला प्रधान बने हैं, और बड़ी कड़वी बात और अगली सुन लो, उन जो 11 साल में जिला प्रधान बनाए उनमें भी एक जिला प्रधान कांग्रेस ने डिक्लेयर नहीं किया, और वो अब 3 महीने हो गए अब भी नहीं डिक्लेयर कर पा रही, पानीपत शहरी का। बताओ कहां है कांग्रेस? 3 महीने में पूरा हरियाणा के दर्शक जो देख रहे हैं, जहां जहां भी जिला प्रधान कांग्रेस के बने, 32 जिला प्रधान इन्होंने बनाए, उन 32 में से आप ये देखो कितना के स्वागत समारोह लोगों ने किए, कितना के होर्डिंग पोस्टर एडवर्टाइजमेंट लोगों ने करवाए, आपको अंदाजा लग जाएगा भाई हकीकत क्या है कांग्रेस क्या की। बात है, सही बात है जी। अच्छा, दूसरे सवाल पर आ जाऊं जी बाबा जी। कुछ मैंने आपकी वीडियो देखी थी, शायद आपा ने बनाई थी वो वीडियो, आपने कहा था कि भाजपा के मुख्यमंत्री या भाजपा की टीम इस तरीके से प्लान कर रही है कि उनका साल का पूरा लेखा जोखा का निष्कर्ष निकाल के एक मीटिंग कराएंगे, और उस मीटिंग में नू बताऊंगा भाई तू कामयाब और तू फेल है, और तेरे में पॉसिबिलिटी सुधार ले। देखो, तो अभी मीटिंग हुई है 3 या 4 तारीख को मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में क्या हुआ? नहीं, वो मीटिंग अलग चीज थी, वो जो मीटिंग होनी थी इनकी वो होनी थी संगठन की, ठीक है, जो भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया, मुख्यमंत्री नायब सैनी, प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ोली, और जो बीजेपी के तीनों महामंत्री, कृष्ण बेदी जो कैबिनेट के मंत्री हैं, सुरेंद्र पुनिया, डॉक्टर अर्चना गुप्ता, और प्रदेश के जो संगठन के महामंत्री हैं फणींद्र नाथ शर्मा, इनकी एक मीटिंग आज से 2-3 महीने पहले हुई थी 2 महीने पहले, ठीक है, और उस मीटिंग के बाद मोहनलाल बड़ोली ने बाकायदा ऑफिशियल एक बयान भी दिया था कि जैसे ही 1 साल हो जाएगा तो हम जो हमारे मंत्री हैं उनके कामों का रिव्यू करेंगे, ठीक है, हमारे जो विधायक हैं उनके कामों का भी रिव्यू करेंगे, हमारा जो संगठन किस ढंग से काम कर रहा है वो भी करेंगे। और ये कोई पहली बार नहीं है, ये बीजेपी करती रहती है, बीजेपी इस तरह की मीटिंग, इस तरह के टास्क लगातार देती रहती है। बीजेपी की सबसे खूबसूरत बात मैं बताऊं, इसीलिए बीजेपी के वर्कर बीजेपी नहीं छोड़ रहे, वो कार्यकर्ता को और नेताओं को सोचने का मौका ही नहीं देते, उनको सारा दिन लगाए रखते हैं काम में। आज ये काम आ गया भाई, कल ये, अगले दिन ये मीटिंग, अगले दिन ये मीटिंग। बीजेपी में 3 चीजें बड़ी मशहूर हैं, भोजन, विश्राम और बैठक।
ठीक है ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ये कोई भी हो जी, ठीक है, उसकी बैठक होगी, फिर भोजन की व्यवस्था होगी, फिर विश्राम का समय भी दिया जाता है। लो है फिर दोबारा बैठक होगी। फिर बैठक होगी। तो बीजेपी वाले एक बड़ी जो है ना सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं। ये आज से नहीं है, शुरू से। मैं इस बीजेपी को, चलो लोग तो 2014 के बाद देख रहे हैं इन चीजों को, मैंने तो वो दौर देखा भारतीय जनता पार्टी का जब मतलब हंसी की भी बात है और वास्तविकता भी है। ये किसी मीटिंग में अगर 10 समोसे ले आते उसमें से 2 बच जाते इनके, आदमी 8 आया करते बेचारे। ठीक है, मैंने खुद ने देखी है, ठीक है ना। उन मीटिंग्सों में क्या बात होती थी? कोई पॉइंट टू पॉइंट बात होती थी? कुछ नहीं, वो बीजेपी का एक सिस्टम क्या है, इसी समय कांग्रेस में भी ये चीजें थी। अच्छा, ठीक है, कांग्रेस में भी ऊपर से एक आदेश आ गया, वो ऊपर फिर नीचे तक इंप्लीमेंट होता था। ठीक है, तब होता था जब यहाँ ब्लॉक प्रधान थे कांग्रेस में। हल्का प्रधान प्री पार्टी नहीं थी कांग्रेस में। कांग्रेस में ब्लॉक प्रधान थे, ब्लॉक प्रधान के बाद जो फिर जिला प्रधान थे, फिर प्रदेश अध्यक्ष थे, ब्लॉक प्रधान थे, इस तरह से जो एक सिस्टम था। अब बीजेपी में भी क्या है कि बीजेपी ने एक सिस्टम बना दिया। एक तो उनका बड़ा गजब काम ये है कि देश का कोई महापुरुष हो, उनकी कोई जयंती हो, वो मना लेते हैं बड़े जबरदस्त तरीके से, लोगों को जोड़े रखते हैं। ठीक है, उनका जो है कोई और विशेष दिन हो उस महापुरुष के नाम का, वो मना लेते हैं। यहां तक कि कोई तीज त्योहार ही मना लेते हैं। ये सिर्फ जोड़े रखते हैं लोगों को। ऊपर से एक आदेश आ गया कि भाई ये काम करना है। अब कभी ये चीजें सुनी है क्या आपने कि एक सेवा पखवाड़ा चला दिया? वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेके 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा चलेगा। कोई झाड़ू लेकर के सफाई कर रहा है, कोई रक्तदान शिविर लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो 15 दिन सारे जो है बिजी रखती। अच्छा, फिर एक होड़ शुरू करवा दी। होड़ क्या है कि एक ऐप है भाई, इस ऐप पे अपने फोटो डालो। ठीक है, हर आदमी अब वो फोटो खींचे तो तब जब वो कि मैं कड़े झाड़ू मारेगा, उस बहाने उन्हें झाड़ू मारना पड़ेगा। वो दिमाग, बीजेपी की सबसे खूबसूरत बात क्या है कि वो मैनेजमेंट और मार्केटिंग की बड़ी तकड़ी खिलाड़ी। कांग्रेस, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, कांग्रेस आज साल तो 2025 चल रहे हैं, लेकिन आज भी वो 2000 से पहले की राजनीति में है, वही परंपरागत राजनीति। और बीजेपी 2040 की राजनीति कर रही है। बीजेपी का तो इतना हाईटेक मामला हो गया। अब आज भारतीय जनता पार्टी जिन योजनाओं को लागू की हुई है, क्या कांग्रेस ने इन योजनाओं को नहीं लागू किया था? कांग्रेस ने तो इनसे बड़ी बड़ी योजनाएं लागू की थी। 1600 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया था। 100 गज के कितने लोगों को प्लाट मिले थे? ठीक बात है, ठीक है ना। आज बताओ, मैंने अब ठीक है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं बार बार हम इतने प्लाट दे रहे हैं, इतने देंगे फलाना, लेकिन कहीं कोई नजर आ नहीं रहा वे कहां दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में सबसे गजब बात क्या है, अंतर भी जो सबसे बड़ा है, कांग्रेस ने जो चीजें कर दी उनको भुना नहीं पा रही, और बीजेपी के पास तो अगर कोई आदमी 5 किलो अनाज ले रहा है उसका भी डाटा है। चुनाव में देखा होगा आपने सबने, दर्शक भी इस चीज से सहमत होंगे, जिसको जिस योजना का फायदा मिला, किसानों के 2000 रुपए, उसको भी फोन आ रहे थे जी आपको 2000 रुपए दिए जी, भारतीय जनता पार्टी को वोट डालना। ठीक है ना। कांग्रेस के पास कुछ है ही नहीं। कांग्रेस के पास टीम नहीं है, मैनेजमेंट और मार्केटिंग नहीं है। तो बरसाती मेंढक है, जबकि मैं अल्लाह गुल्ला बरसाती मेंढक भी नहीं, वो सिर्फ ये इंतजार कर रहे हैं कि भाई बीजेपी से लोग छिक जाए ना, हमने ले आए। पूरी कांग्रेस में, बस मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, पूरी कांग्रेस में हरियाणा के पिछले 11 साल से, जब से कांग्रेस विपक्ष में, किस आदमी ने सबसे ज्यादा संघर्ष किया सड़कों पर? दीपेंद्र हुड्डा ने किया। अगर दीपेंद्र हुड्डा इतना वाक्य और कर लेते थोड़े थोड़े तो राज आ जाता, लेकिन नहीं कर रहे हो। मुख्यमंत्री कुर्सी सबने चाहिए, लेकिन वो कुर्सी तो तब मिलेगी ना जब कुछ मेहनत करेंगे, वो कोई कर नहीं रहा। मैं भी राजा, मैं भी रानी, कौन बनेगा घर का पानी, यह स्थिति हो रही है, काम कोई नहीं करना चाह रहा। मतलब हालात ये है कि आज 5 एमपी हैं कांग्रेस के, उन 5 में से लोग तो चाहे कुछ भी कहते हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो 5 हुड्डा साहब की बदौलत बने हैं। कहीं ना कहीं हुड्डा साहब का रोल है। शैलजा की भी मैं बताऊं, आपने सुन लो, कुमारी शैलजा को जिताने में भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो नजदीकी लोग थे ना, उनका सबसे बड़ा योगदान है। अब पूरी सिरसा लोकसभा की अगर हम बात करें, सिरसा पूरी लोकसभा में फतेहाबाद जिले में 3 हल्के, जरनैल सिंह है रतिया से, वो किसका है? वो हुड्डा का नजदीकी है। तो क्या आपको शैलजा जी में कोई और अच्छी बात नहीं लगी? नहीं, अच्छी बात है शैलजा जी में। एक बड़ी गजब बात ये है शैलजा जी की, हरियाणा की वो कांग्रेस की नेत्री हैं
जो एक तो जन्मजात कांग्रेसी, कोई हालात कोई परिस्थिति आई उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी, ना उन्होंने छोड़ी ना उनके पिताश्री ने छोड़ी। दूसरी गजब बात, वो हरियाणा की ऐसी नेत्री भी है जो 2 अलग अलग लोकसभाओं से सांसद रही, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हरियाणा में 2 ही ऐसी रिजर्व सीटें हैं एमपी की, और वो दोनों से एमपी बनी है। तो अपने आप में ये दर्शाता है कि ये नहीं भाई शैलजा बिल्कुल कुछ नहीं है, लेकिन उनको बनाने में एक योगदान हुड्डा साहब का रहा है। लेकिन अब हाँ, ये भी एक कड़वी सच्चाई है, मैं ये भी बता देता हूं। जब 2005 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, तो उस समय उनको मुख्यमंत्री बनवाने में भी कुमारी शैलजा का अपना एक रोल रहा है। ओके, उनका पुशबैक रहा है, बिल्कुल रहा है, जो हकीकत है सबके सामने। आप पूरी सिरसा जो कंस्टिट्यूएंसी है ना, उसमें आप ये देखिए, फतेहाबाद में 2 बड़े नेता हैं कांग्रेस के पास। प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा, वो हुड्डा गुट में था। बलवान सिंह दौलतप्रिया दोनों तरफ है, हुड्डा साहब की भी हाजिरी मार रहे हैं कुमारी शैलजा के साथ में। जरनैल सिंह प्योर जो है हुड्डा साहब के साथ है। परमवीर सिंह दोनों की हाजिरी मार रहे हैं। उसके बाद फिर आप आ जाओ डॉक्टर केवी सिंह, हुड्डा साहब की हाजिरी मारता है, जिनका बेटा अमित सिंह डबोवाली से एमएलए था। ठीक है। भरत सिंह बेनीवाल जो एलनाबाद का विधायक, जिसने अभय सिंह चौटाला को रहा है, वो प्योर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। ठीक है। उसके बाद फिर आप आगे आ जाओ शीशपाल केरवाड़ा, वो दोनों की हाजिरी मार रहे हैं। भाई हुड्डा के पास वहां मजबूत लोग तो हैं ही, तभी तो बात अपनी है। अगर ये मजबूत लोग ना होते तो क्या रोहतक में शैलजा के जो समर्थक थे उन्होंने क्या हुड्डा साहब को वोट नहीं किया? देखो, रोहतक प्रॉपर में शैलजा का कोई बहुत लंबा चौड़ा वजूद नहीं, कुछ तो रहा ही होगा। नहीं, कोई इक्का दुक्का वोट बैंक में कुछ तो जातिगत समीकरण। वो बात आपकी ठीक है कि जातिगत जो है वो जिस समाज से आ रही है उस समाज की सबसे बड़ी नेत्री, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। केंद्र में मंत्री रही हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रही हैं, राष्ट्रीय महासचिव है पार्टी की, फिलहाल कई अलग अलग राज्यों में प्रभारी रही हैं, बहुत बड़ी नेत्री हैं। उनके पिता का बहुत बड़ा नाम रहा है। लेकिन प्रॉपर जो रोहतक लोकसभा है उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अपना एक खुद का वजूद है, और उसका एक कारण भी है, उसका एक कारण भी है जो एक बड़ी एक ऐसी सच्चाई है जिसकी तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान है। सन 2005 से और 2024 तक जितने चुनाव हुए लोकसभा के, 2005 के बाई इलेक्शन से शुरू कर दें या 2004 के इलेक्शन से भी शुरू कर दें हम, वहां से और 2024 तक जितने चुनाव हुए, जितने मार्जिन से दीपेंद्र हुड्डा जीते हैं, केवल एक चुनाव आ रहे हैं बिल्कुल मामूली मार्जिन से 7,000 के आसपास से, बाकी सारे में वो लाखों से जीते हैं। तो वो मार्जिन आज तक किसी का रहा ही नहीं इतना। उनका कोई ना कोई जुगाड़ में है, तभी तो है। सही बात है। अब कुमारी शैलजा के पास देखो, ये भी एक कड़वी बात है। रोहतक लोकसभा में 9 हल्के, 9 हल्कों में ये बता दो भाई यहाँ झंडा उठाने वाले हैं 1-2 शख्स कलानौर विधानसभा में हैं, उसके अलावा बाकी हम कहाँ हैं बताओ। मैम लगा लो, आप गढ़ी सांपड़ा किलोई लगा लो, रोहतक शहर लगा लो, उसके बाद बहादुरगढ़ आ जाओ, बादली आ जाओ, बेरी आ जाओ, झज्जर आ जाओ, कोसली आ जाओ। अच्छा, कुछ बड़े नेता जी दूसरी पार्टियों के, कई बार ये सुनने में आता है कि हुड्डा साहब तो किसी और के नाम पर मुख्यमंत्री बन गए, नहीं उनका खुद का वजूद क्या है, क्योंकि हुड्डा साहब का जिक्र चल रहा है। थोड़ा मैं विषय को लेंथी ले रहा हूँ। आपने क्या लगा, हालांकि मैंने कल एक वीडियो भी बनाई थी इस मामले पे, कि आपने क्या लगा, क्या हुड्डा साहब अब कमजोर हो रहे हैं या पहले से मजबूत हो रहे हैं, या उनके ऊपर एलिगेशन चारों तरफ से लग रहे हैं? क्योंकि एलिगेशन जब चारों तरफ से लगा तो बंदे में दम है, कुछ तो है। देखो, सीधी ही एक बात बताऊं जी, आज के दिन पूरे हरियाणा प्रदेश में केवल एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसा नेता है जिसको कांग्रेस में रह करके भी कई कांग्रेसी टारगेट कर रहे हैं, बीजेपी वाले भी उसी को कर रहे हैं, इनेलो वाले भी उसी को कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी जेजेपी वाले भी उसी को कर रहे हैं। जबकि आईएनएलडी हो, जेजेपी हो, आम आदमी या कांग्रेसियों को तो बीजेपी को टारगेट करना चाहिए, और उसके बावजूद वो सारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कर रहे हैं टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब उसमें किसी दम है, कुछ तो बिना दम तो कोई करेगा नहीं। और एक बड़ी गजब बात यह है, मैं इतने सालों से हुड्डा साहब को देख रहा हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कभी किसी को पर्सनल टारगेट नहीं करते, किसी भी पार्टी का कोई नेता हो उसके बारे में पर्सनल बयानबाजी करते ही नहीं। पत्रकार उनसे पूछ के छिक लेते हैं, भले जी फला, लेकिन वो कहते हैं भाई मैं निजी कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। अपने आप में बहुत बड़ी बात है, अपने एथिक्स सही लक्ष्य। और दूसरी बात जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका राजनीतिक वजूद कितना है। जो लोग ये कहते हैं, बहुत लोग हैं ये कहने वाले कि 67 सीटें 2005 में जब आई तो चौधरी भजनलाल के नेतृत्व में आई जी। इसमें कोई दो राय नहीं कि उस समय चौधरी भजनलाल प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन केवल चौधरी भजनलाल के नाम से आ गई। उस समय तो कांग्रेस के पास हर क्षेत्र में, हरियाणा के जितने इलाके हैं, हर जगह बड़े बड़े चेहरे थे।
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप में एक बड़ा चेहरा थे, जिन्होंने 3 बार लगातार चौधरी देवीलाल जैसे शख्स को हराया चुनाव। चौधरी देवीलाल देश के 2 बार के उप प्रधानमंत्री, उनको लगातार 3 बार चुनाव हराना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा वो इतना बड़ा चेहरा बन चुके थे 2004 के चुनाव में, 3 बार लगातार उन्होंने चौधरी देवीलाल को हराया। फिर वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने, विपक्ष के नेता बने, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो था उनमें। फिर उसके बाद 2004 से लेके और 2024 आ गया, लगातार ये जितने बड़े चौधरी है ना, कोई भी नेता हो जो ये कहते हैं भाई हम ही सब कुछ हैं, एक नेता उनमें से ये बता दो जो सन 2004 से लेके या 2000 से लेके भी हम कह सकते हैं और 2024 तक लगातार अपने हलकों से जीतते हो। पहले किलोई था, अब गढ़ी सांपड़ा किलोई, लगातार। कुलदीप बिश्नोई का परिवार, चौधरी भजनलाल का परिवार 1968 में से लगातार आदमपुर से जीत रहा था, इस बार हार गया। अभय सिंह चौटाला अपनी उस एलनाबाद की सीट से हार गए जहां कभी चौधरी देवीलाल का परिवार नहीं चुनाव आया। दुष्यंत चौटाला बुरी तरह से हार गए, ठीक है। नायब सिंह सैनी की धर्मपत्नी जिला परिषद में 4थे नंबर पर रही, जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के। अब मैं धीरे धीरे आपके पास सभी पार्टियों से के पास आ रहा हूं, 1 मिनट में इसने कंक्लूड कर दूं। उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा लगातार, आप ये देखो परिसीमन के बाद हल्का भी चेंज होया, ठीक है, उसके बावजूद केवल 1 चुनाव हारे, बहुत कम मार्जिन में, उसके अलावा जीते हैं। तो उन्होंने कम से कम अपना घर तो बचा रखा है, उन्होंने तो घर में भी सेंध लग रही है। अब मुख्यमंत्री नायब सैनी साहब जिस एरिया से विधायक हैं, कुरुक्षेत्र से, कुरुक्षेत्र जिले में 4 सीटें हैं, 3 कांग्रेस जीत रही है, बताओ आप, केवल मुख्यमंत्री जी 1 जीते हैं। जिस अंबाला से जो उनका गृह जिला है, उस अंबाला में केवल 1 अनिल विज जीते हुए, 3 जगह कांग्रेस जीत रही 4 में से। जिस कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट में मुख्यमंत्री साहब जो है एमपी रहे हैं, वहां के कैथल जिले में 4 सीटें हैं, 1 पुंडरी बाड़ जीती बीजेपी, 3 जगह वहां भी कांग्रेस जीत रही। अभय सिंह चौटाला खुद अपनी सीट हार गई। अभय सिंह पे आ जाता हूं जी मैं, अभी बहुत ज्यादा ना बताऊं, फिर कांग्रेस पे हमारी बात हुई, वोट चोरी पे हमारी बात हुई, हुड्डा साहब पे बात हुई, अब अभय सिंह जी पे ही आ जावा। रोहतक में उन्होंने रैली कर ली, जितना बड़ा उन्होंने करके दिखा भी दिया। अब आपने क्या लगा है, क्या अभय सिंह के आगे 2 वोट जुड़ेंगी कि ये जो तामझाम होना था वो लिया अब और नहीं होगा, या उनका फ्यूचर आपने किस एंगल से दिखा कि 2028-29 में अगर चुनाव हो तो अभय सिंह आज की परिस्थिति में कितनी सीटें जीत सकते? देखो आज की जो परिस्थिति है जी, अभी तो अभय सिंह का मामला, सरकार बनाना तो बड़ी दूर की बात है, सरकार में साझेदार वाली भी हालात में आज के दिन नहीं दिख रहे। अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अभी तो शुरुआत हुई है, क्योंकि जिस पार्टी को 0 से उठी है पार्टी, एक था, 1 से उठी है, 1 से 5 साल में 2 पाई है, ठीक है। अब 46 तक पहुंचने में कितने साल लगेंगे? फिर अगली बड़ी बात देखो आप, ठीक है, लोग अभय सिंह को चाह रहे हैं, लोग बोल भी रहे हैं, अभय सत्य, ठीक है, लोग बोल भी रहे हैं जी, उनके कार्यकर्ता भी बोल रहे हैं। रोहतक की रैली के बाद एक एनर्जी भी आई, लेकिन उसका इनपुट क्या निकला, आउटपुट और इनपुट क्या है? रोहतक रैली में कौन बड़ा चेहरा शामिल हुआ? कोई नहीं हुआ। उसके बाद कौन हुआ? एक प्रोफेसर संपत सिंह, प्रोफेसर संपत सिंह जो खुद 2009 के बाद कोई चुनाव नहीं जीत पाए। 2009 में आखिरी बार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते, उसके बाद में तो वो कोई चुनाव, उन्होंने 1 चुनाव लड़ा 14 का, वो हार गए, 19 और 24 में टिकट नहीं मिली। तो कोई बड़ा चेहरा तो नहीं शामिल हुआ ना अब तक। जब तक या तो बड़े चेहरे हों या आपके पास ग्राउंड जीरो के ऐसे लोग हों जो पार्टी को उठा दे, जरूरी नहीं कि बड़े चेहरे जीते। चलो हम 45 सीट की बात नहीं कर रहे, क्या इसी हिसाब से चलते रहे तो 2029 तक क्या 10 सीटें जीत सकती है? मेरा मानना यह है कि अगर अभय सिंह चौटाला की 10 सीटें आ जाती तो सत्ता में भागीदार हो सकता है। इस बार भी अगर उसकी 10 आ जाती तो इस बार भी भागीदार हो जाता। और अभय सिंह चौटाला को आप जो प्रश्न पूछ रहे हो उसी का जवाब दे दूं। अभय सिंह चौटाला को 2 चीजों पर विशेष फोकस करना पड़ेगा। एक उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है, जो बहुत कड़वी बात है कहने में, लेकिन मैं कह देता हूं, वो कमजोरी ये है कि वो शाम तक फोन आ लेगा, कोई बात नहीं, फोन आ लेगा तो ठीक है जी, फोन तो मैं सारे दिन फोन ही सुनूंगा जी, और कोई काम नहीं, मैंने सारे दिन फोन सुनूंगा। तो जो कड़वी बात है वो ये है कि अभय सिंह चौटाला में जैसे वो 5 दिन मेहनत कर ली,
फिर 15 दिन वो रेस्ट कर लेते हैं। कंटिन्यूटी नहीं है ना उनमें खुद में ना उनके बेटों में। जरूरी है कि आप लगातार फील्ड में रहें। बहुत गंभीर बात बताता हूं। 25 तारीख को रैली हुई। 25 तारीख की रैली से पहले पूरे हरियाणा की इस तरह की एक हाइप क्रिएट की गई, भाई पता नहीं क्या हो जाएगा, रैली होगी। उसको आज लगभग 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना होने के बावजूद अभय सिंह चौटाला ने जिला वाइज जाकर के लोगों का धन्यवाद तक भी नहीं किया। भाई तभी हमारी रैली में आई, शिले चुले बैठे, बताओ कहीं करे हो तो? ऐसे पार्टी थोड़ी चलती है। दूसरा ठीक है, जो उनके लड़के हैं जी, उन रैली में तो पूरे खूब वो सक्रिय थे। अब बताओ कहां है? कौन सा गांव में आपने दिखा है? मतलब सक्रियता खत्म हो जाए इसलिए वो डाउन चले जाओ। एक सुनैना चौटाला तो कर रही है मेहनत, कोई दो राय नहीं। सुनैना चौटाला हर रोज फील्ड में रह रही। जितनी मेहनत सुनैना चौटाला कर रही है, अगर उतनी मेहनत अभय सिंह चौटाला और उनके दोनों बेटे कर लें तो 10 छोड़ो, आप क्या पता 25 भी आ जाए इंडियन नेशनल लोकदल की। 40 तो नहीं आनी, 40 के नजदीक भी नहीं है, लेकिन 10 नहीं, क्या पता 25 भी आ जाए। लेकिन वो मेहनत तो करें कम से कम। अब वो मेहनत कर नहीं रहे। एक और बड़ी बात यह है कि अकेली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से या सोशल मीडिया पर आकर के कोई बयान देने से राजनीति थोड़ी चलती है। फील्ड में तो उतरना पड़ेगा। 25 तारीख को जो लोग आए, अब से पहले सबका धन्यवाद कर देना चाहिए। और मैं तो एक और विशेष बात बता देता हूं, जितना लोग आज अभय सिंह चौटाला की एक हाइप जो क्रिएट कर रखी है, अगर यही चीज दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला को मिल जाए ना, वो डूंडा पाड़ में 2000 धीरे धीरे दुष्यंत पे आ जाओ। अब यहीं से सवाल शुरू कर लेवा कि दुष्यंत चौटाला के बयान तो आ रहे हैं, छोटे छोटे खबरें चले हैं, लेकिन मार्केट में क्या वो रेपुटेशन, क्या वो टीम, क्या वो वर्कआउट आपको दिखाई दे रहा है? देखो मेरा हालांकि मैंने अभय सिंह जी को भी बड़े पास से देखा है, अजय सिंह को भी पास से देखा है। अजय सिंह बड़े सीरियस हैं और किसी भी बात पे गुस्सा में नहीं, तो बड़े अच्छे से रिप्लाई करें किसी भी बात का। समझदार सोच नेता दिखे अजय सिंह जी। तो क्या लग नहीं रहा कि जेजेपी उठेगी? चांस देखो, जेजेपी में सीधी ही बात एक है, अगर जेजेपी को अगले चुनाव में सत्ता में कोई हिस्सेदारी चाहिए या अपनी वापसी करनी है, तो अगले 3.5 साल दुष्यंत चौटाला को बैक करके अजय सिंह चौटाला और दिग्विजय चौटाला को अगर पार्टी आगे रखे तो उनकी बात बन सकती है। क्योंकि आज भी दुष्यंत चौटाला चूंकि 4.5 साल राज में रहेगी, और राज में कोई भी शख्स हो उससे नाराजगी स्वाभाविक है, क्योंकि उम्मीदें बहुत हो जाती हैं लोगों को। अब दुष्यंत से लोगों को इतनी उम्मीदें थी, जो जुनूनी युवा लगे हुए थे ना उनके साथ, हजारों लोग, उनके दिमाग में ये, उनको वो सीन दिख रहा था सन 2000 से 2005 का। मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो रोड पर थे, कोई जुगाड़ नहीं था जिनका, और वो करोड़पति बन गए। लेकिन आज ऐसो आराम ले रहे हैं वो जो 5 साल थी। अब उन्होंने क्या किया, कैसे किया, वो अगले जाने। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो खूब मजे कर रहे हैं। अब लोगों के दिमाग में ये चीज थी, जो लोग दुष्यंत चौटाला के साथ जुड़े, कि भाई वही 2000 से 2005 वाला दौर फिर आएगा। आज एक एमएलए के अफसर नहीं मानते, और वो राज था जब वर्करों के अफसर मान्या करते, इतनी दाव थी। लेकिन अब नहीं है। वो चीज इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि तब ओम प्रकाश चौटाला बहुमत में थे, अपने दम पर सरकार थी। ठीक है, बीजेपी ने उनको दे रखी थी सपोर्ट, लेकिन जरूरत भी नहीं थी उनको। उनके पास जो है 40 से ऊपर एमएलए थे, 47। अब इसके 10 आई, तो 10 में तो 5 में हिस्से का वो होया हिस्सेदार। तो अब वो चीजें नहीं हो पाई, तो लोगों की उम्मीदें नहीं सिस्टम बन पाया। अच्छा, फिर एक चीज और होती है राजनीति में एक परसेप्शन क्रिएट की जाती है। अब राहुल गांधी के प्रति एक परसेप्शन बना दी गई, हालांकि दूसरी पार्टियां बनवाती हैं, लेकिन वो जब दूसरी पार्टियां इतनी मार्केटिंग और इतनी मैनेजमेंट की खिलाड़ी हो जाती हैं कि राहुल गांधी को एक पप्पू शब्द यूज कर दिया, अब लोग उसको सीरियस लेना बंद कर दिया। हालांकि वो बहुत ऐसी बातें बताता है जो बहुत बौद्धिक स्तर की बढ़िया बातें बताता है, लेकिन लोगों के दिमाग में तो वो चीज बांट दी ना। वही सेम चीज जो कृषि कानून बनाए, उन 3 कृषि कानूनों को बनाने में या उनको लाने में दुष्यंत का तो कोई रोल ही नहीं, तो केंद्र सरकार का मामला था। लेकिन टारगेट पे कौन आया? टारगेट पे दुष्यंत चौटाला आ गया। सबके दिमाग में एक चीज आ गई, भाई दुष्यंत इस्तीफा दे दे सरकार पड़ जाएगी। मान लो दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे देता, अपने 10 एमएलए भी उसके साथ खड़े रहते, 7 निर्दलीय भी छोड़ जाते, और बीजेपी की सरकार हरियाणा में पड़ जाती, तो फिर उन 3 कानूनों पर क्या हो जाता? मोदी क्या फर्क पड़ जाता?
रोड़ा तो ऊपर वाली सरकार से था, हरियाणा की सरकार ने तो कानून बनाए नहीं थे। लेकिन एक परसेप्शन ऐसी क्रिएट कर दी कि भाई दुष्यंत चौटाला ने जो है ये किसानों का गद्दार है, इसने जो है बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया, फला मिला लिया। अब अगली मजबूरी थी। और मैं निजी तौर पर ये मानता हूं कि दुष्यंत चौटाला का जो फैसला था बीजेपी के साथ अलायंस करने का, वो राजनीतिक तौर पर उसका सही फैसला था। अगर वो फैसला उस समय नहीं लेता तो जो कुलदीप बिश्नोई के साथ बनी थी वो उसके साथ बननी थी। आज कुलदीप बिश्नोई की देखो आप क्या हालात राजनीतिक तौर पर। अब दुष्यंत चौटाला कम से कम पूरी जिंदगी के लिए पूर्व उप मुख्यमंत्री हो गया। नाम क्या क्या एक टैग तो लग गया, हरियाणा का सबसे युवा पूर्व उप मुख्यमंत्री बन गया। और जिंदगी भर के लिए आगे उम्मीद भी है। आगे उम्मीद तो ऐसा ना, अभी वो 37 साल का हुआ है। देखो सबसे पॉजिटिव चीज क्या है उसके पीछे, वो आज जेजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का एक फेस। कांग्रेस की तरफ से कौन है मुख्यमंत्री का फेस? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो 77-78 साल के आसपास। बीजेपी की तरफ से कौन है मुख्यमंत्री? नायब सिंह सैनी, वो भी इनसे उम्र में काफी बड़े हैं। इसके बाद अगर बात कर लें कुमारी शैलजा, वो भी बड़ी हैं। अभय सिंह चौटाला, वो भी बड़े हैं। ये तो सबसे युवा है। अगर मान लो बुरी से बुरी बात या मुंडली से मुंडली बात है, 20 साल भी राज में नहीं आया तो भी वो 57 साल का होगा। 57 का 10 के टाइम में युवा में ही काउंट हुआ। ठीक है ना, राहुल गांधी रहा। राहुल गांधी आज भी युवा है माने, युवा ही माने, ठीक है ना। तो मेरा तो ये मानना है कि दुष्यंत चौटाला का फैसला सही था। और जेजेपी वालों में एक बड़ी खास बात है, दोनों भाइयों में, दुष्यंत और दिग्विजय और अजय सिंह में भी एक खास। आज तो ठीक है उनकी उम्र बढ़ रही है, कुछ जेल में जाने के बाद आदमी की परिस्थितियां बदल जाती हैं, ठीक है। नहीं तो अजय सिंह चौटाला, क्योंकि हमारा जो गांव था वो जब अजय सिंह चौटाला चुनाव लड़ते थे तो वो भिवानी लोकसभा में था उस समय जी, हमने बहुत नजदीक से उनको देखा है। अजय सिंह चौटाला वास्तव में मेहनती थे। रात को 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक वो कार्यक्रम करते थे और वही खूबी दिग्विजय और दुष्यंत चौटाला में है। जबकि इसके विपरीत मैंने जो आपको बताया कि अभय सिंह चौटाला और जो उनके बेटे हैं वो मेहनत नहीं कर पा रहे। ठीक है, पब्लिक में आज एक गुस्सा है, आज लोगों के दिमाग में ये चीज है, जो लोग बीजेपी की सरकार नहीं चाह रहे थे उनके दिमाग में ये चीज है कि भाई हुड्डा की वजह से सरकार में आई या पीछे दुष्यंत ने इनकी सरकार बनवा दी तो भाई हमने सारे बरत लिए, अभय सिंह ने बरत लिया। यह बात चल रही है हर जगह, भाई हमने हुड्डा को देख लिया, हमने दुष्यंत को देख लिया, अभय सिंह को देख लिया, क्योंकि अभय सिंह अपनी पूरे राजनीतिक जीवन में कभी मंत्री तो रहा ही नहीं, वो एमएलए रहा है, कभी सांसद नहीं रहा, कभी मंत्री नहीं रहा, तो उसकी पावर का लोगों ने देखा नहीं। अच्छा, फिर अभी जो रोहतक में एक डीसी को जिस ढंग से उन्होंने बात कही, इस तरह की बातें वो कर देते हैं। और वो करने से क्या है कि बहुत से लोग ऐसे हैं हरियाणा प्रदेश में जिनको यही बात सुहाती है, और बहुत से ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं भाई ये नहीं आने चाहिए, आगे दिए तंग भी करेंगे, वो भी हैं, दोनों ही पक्ष हैं दिमाग। लेकिन उस टाइप के लोग ज्यादा हैं जो ये चाहते हैं अफसरों को अड़काने वाला नेता चाहिए, क्योंकि अफसर भी, बहुत अफसर ऐसे हैं जो जनता को परेशान भी करते हैं, कई घंटे मिलते नहीं, बैठे रहते हैं लोग बाहर। अफसर तो छोटा, अपन का जो गनमैन खड़े है ना हमारे पास है, वो गनमैन अंदर नहीं बढ़ने देता लोगों को, ये जो बाहर जो पीएन खड़ा रहता है वो नहीं बढ़ने देता, जबकि वो कोई काम में हंस रहा है नहीं। किसके पास इतना टाइम है कि वो अफसरों के दफ्तरों में जो चक्कर काटेगा? टाइम तो किसी के पास नहीं आज के दिन। कोई आदमी किराया भाड़ा लगा के, यूं तो है नहीं भाई फ्री मोड चला गया उसके अफसर हो गए, किराया भाड़ा ला के जाओगा कि मैंने, इतना बेवकूफ कौन है कि जो घर से पैसे लगा के, घर से टाइम खराब करके किसी अफसर को सिर्फ मुंह दिखाने चला जाए? सही बात। और फिर उसको 3 घंटे 2 घंटे इंतजार करा जाए तो फिर क्या रहेगा? और फिर भी ये नहीं तसल्ली, मिलने के बाद भी काम होगा कि नहीं होगा जायज काम, पैरामीटर तो कोई है ही नहीं। ये है मामला, ये है भाई स्थिति। अब आ जाओ जी, तीसरा सवाल जी, भाजपा जी, भाजपा के मंत्रियों पे आपने क्या लगा है कि क्या स्थिति होने वाली है? अभी तक कुछ ऐसा फेरबदल की स्थिति पैदा हुई नहीं है, और उधर से प्रदेश अध्यक्ष का भी जिक्र चल रहा है कि भाई अब तो प्रदेश अध्यक्ष बदलाएंगे, मतलब बढ़ावाएंगे। अब हो सकता है बडोली साहब रह भी जाएं, हो सकता है कोई नया भी आ जाए। आपकी क्रिया प्रतिक्रिया क्या कहती है? कौन से ऐसे 3, 4 या 5 नाम हैं जिन पे अब चर्चा मजबूत हुई है? देखो ऐसा है जी, बीजेपी में जब 1 साल पूरा होया, 8 तारीख को चुनाव परिणाम आया था, 17 को फिर सरकार बनी, तो उस दरमियान बिहार का चुनाव आ गया, नहीं तो ये फेरबदल या ये चीजें हो जानी चाहिए, ठीक है। और बिहार चुनाव में हरियाणा के मुख्यमंत्री हों, पार्टी के प्रदेश के प्रभारी हों, कई सीनियर मंत्री हों, सबकी ड्यूटियां वहां लगी हुई। बिहार चुनाव तक तो अब कुछ नहीं होना,
14 तारीख को क्या चुनाव परिणाम आता बिहार का, उस चुनाव परिणाम के बाद अगले 5-10 दिन भी कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फिर अगर बीजेपी एनडीए का राज आ गया तो मुख्यमंत्री बनाने की कसम में रहेगा सारा नेतृत्व, और अगर राज नहीं आया तो इस कसम में रहेगा भाई क्यों हमने खो दिया बिहार। ठीक है, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के भी, हालांकि दिवाली के दिन पूरी संभावना ये थी कि दिवाली को प्रदेश अध्यक्ष घोषित हो जाएगा, और एक बहुत बड़े भाजपाई हैं जिनका बनना निश्चित था। मेरे पास भी जो इनपुट था, और अगली बता देता हूं मैं जी। मेरे पास जो सूचना है, दिवाली वाले दिन उनके घर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के मिलने की लाइनें लगी हुई थी। आपके यहीं से ही हो तो बधाई देना। ठीक है, मेरे अच्छे मित्र हैं। ठीक है, मेरे अच्छे मित्र हैं। ठीक है जी। और बड़ी लंबी लाइनें लग रही थी, अभी तक भी लगी रही होंगी मेरे ख्याल से। अब भी लग रही हैं, क्योंकि अब भी इसलिए लग रही है कि अभी उनका नाम कटा नहीं है, लेकिन उस दिन पूरी ये थी कि भाई आज हो जाएगा अनाउंस। ठीक है ना, जहां मतलब कुछ दिखता उड़े तो लोग आओ, नहीं तो कौन आवता। ठीक बात है, ठीक है ना। तो नाम बताई दो एक, हाँ चलो नाम भी बताएंगे। एक बड़ी गजब बात मैं बताऊं जी, जमीन, शेयर और नेता, ये जब मंदम होते हैं ना, तभी लेने का फायदा है, तभी इनके साथ यारी करने का फायदा है। ठीक है, तो किसके साथ यारी की जाए? तो यारी तो ऐसा है, अभी बीजेपी में एक बड़ी गजब बात और है ना जी, जिसका नाम ज्यादा उछल जाए उसका फिर दुश्मन बहुत हो जाते हैं, वो फिर उसके गोटे टिक जाए, गोटे टिक के ना फिर बेचारा नाम कट जाओ, कट लाग जाए उसकी, कट लाग जाओ। अभी पीछे देखा नहीं, राज्यसभा के इलेक्शन में पता नहीं कितने के नाम चल रहे थे, वो एकदम रेखा शर्मा आएगी, कोई जिक्र नहीं। ठीक है, तो बीजेपी में हालांकि जो नाम चल रहे हैं आज राजनीतिक गलियारों में, या जो दिल्ली सहित चंडीगढ़ के जो राजनीतिक दरबार हैं, जहां जहां चर्चाएं हैं, उसके मुताबिक बीजेपी में एक दराज भी ये चाह रहा है कि मोहनलाल बड़ोली ही प्रदेश अध्यक्ष रहें। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी, मैं जो समझ पा रहा हूं, ये कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट है कि कोई बहुत मजबूत नेता प्रदेश अध्यक्ष ना बने जो खुद फैसले ले। इसके कारण क्या उसका, जब ओम प्रकाश धनखड़ को बनाया गया ना, तो धनखड़ साहब और मनोहर लाल जी में भले ही वो चीजें ऊपर ना आई, लेकिन अंदर खाते इस तरह की एक टसनबाजी ही चल पड़ी, ग्रुपिज्म सा शुरू, और वो शुरू हो गया था, जिससे बीजेपी को नुकसान बहुत हो रहा था। इसीलिए तो धनखड़ साहब को हटाया गया बीच में, और उन्होंने तो यहां तक भी बयान दे दिया था कि भाई आज मैं 2 नंबर वाली कुर्सी पर हूं, मैं जो है 1 नंबर वाली चाहता हूं, मैंने असली तो वो है। ठीक है, वो अगले दिन ना 2 वाली रही ना 1 वाली मिली, अगले दिन हो गया काम। तो बीजेपी में जो मैं कह रहा हूं ना, मैं घड़ा नाम चलो विशेष जाओ कई बार। फिर क्या है, कोई भी सीएम हो वो हमेशा ये चाहता है कि हमारी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ऐसा हो जिसको मैं जैसे कहूं वैसे चलता रहे। जैसे जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने तो उन्होंने फूलचंद मुलाना को बनाया। कौन, कितने के लोग जानते थे फूलचंद मुलाना को? ठीक है ना, एक अंबाला लोकसभा को छोड़ दो आप, उसके अलावा तो कई लोगों ने उस टाइम पे नाम भी नहीं सुना था, लेकिन वो बढ़िया रहे। तो फिर लाइन में आप भी हाथ मिला उनसे हैं? लाइन में लग आप हाथ मिला का उनसे? किनसे? जो आपके पड़ोस में रहो हैं। ना ना, मैं लाइन में लगने वाला हूँ थोड़ी। नहीं मतलब हाथ मिला का? ना ना, मैं ना हाथ मिला क्या, मैं किसी के पास जाता ही नहीं, मैं तो बिना बुलाए नहीं जाता किसी के पास, जो बुलाए मान सम्मान से उसके पास चला जाता हूँ। ठीक है, तो फिर पुनिया साहब की क्या बात हुई? फोन पे बधाई मैंने उनको दे दी। ठीक है, ये अच्छा, बात है। तो बधाई दूसरा जो अभी मजबूत है बधाई? हाँ बधाई मजबूत है, अभी नाम कटा नहीं। देखो अगर जाट को बनाएंगे, सीधी स्पष्ट बात। ठीक है, अब आगे लाइन पे, लाइन पे आ जाते हैं। पहला नाम तो मोहनलाल बड़ोली हो गया। ठीक है, उसके बाद हटने के चांस कम है। संभावना ये है कि जिस ढंग से वो अपना 1 साल का कार्यकाल उनका लगातार बढ़ रहा है, ठीक है, कई दिन से चर्चाएं हटेंगे हटेंगे हटेंगे, लेकिन वो 13 महीने तो राज के में निकाल गए, जेपी नड्डा में भी घिसरा के, और उससे पहले भी बन रहे थे जी। 2 बड़े नाम है जाट चेहरों में जी। पहला नाम तो सुरेंद्र पुनिया का है, कोई डाउट नहीं जी, क्योंकि दिवाली के टाइम से वहीं से ही, हाँ उससे पहले भी, क्योंकि बीजेपी की एक प्री पार्टी भी है कि अक्सर वो प्रदेश महामंत्री को प्रदेश अध्यक्ष बनाती है। ठीक है ना, जैसे रामविलास शर्मा के समय सुभाष बराला प्रदेश महामंत्री थे, जब रामविलास शर्मा को हटाया गया तो सुभाष बराला को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि प्रदेश महामंत्री पवन सैनी जी भी, पवन सैनी भी थे, 3 होते हैं प्रदेश महामंत्री। उसके बाद जब नायब सिंह सैनी थे प्रदेश अध्यक्ष, तो मोहनलाल बड़ोली प्रदेश महामंत्री थे। नायब सिंह सैनी के हटने के बाद मोहनलाल बड़ोली को बना दिया गया। तो अक्सर बहुत बार ऐसा है कि महामंत्री जो है उसको बना देते हैं। ठीक है, तो एक तो सुरेंद्र पुनिया है जी, मुख्यमंत्री के बड़े खासम खास हैं। दूसरा प्योर वाजपेयी, जो पक्का वाजपेयी होता है ना, वो है।
और तीसरी उनकी बड़ी खास बात यह है, कितनी बड़ी चौधर मिल जाओ और या खुडे लाइन रहो, 5 साल खुडे लाइन भी रहे, लेकिन वो जो है ना अपना डगमगाते नहीं, दिमाग को शांत रखते हैं, डगमगाते नहीं, ये बड़ी बात, हवा में नहीं आते, सीधी बात उनकी ये। ठीक बात है। तो एक तो वो है। दूसरा बड़ा चेहरा जयप्रकाश दलाल, जेपी दलाल, जो पूर्व कृषि और वित्त मंत्री हैं। लेकिन यूं कहते हैं वो प्योर भाजपाई नहीं है, इसलिए प्योर भाजपाई तो ठीक है, नहीं है, कई बार अब जैसे सुनील जाखड़ को बना दिया, वो प्योर भाजपाई थोड़ी है, कांग्रेस में तो आया, वो तो अभी आया है, जेपी दलाल ने तो बीजेपी से चुनाव लड़ लिए, ठीक बात है, ठीक है, लेकिन उनके एक ही नेगेटिव पॉइंट मैं जो समझ रहा हूं, उम्र का, क्योंकि बीजेपी अगर कोई 50 साल के आसपास के, बीजेपी या कोई भी राजनीतिक पार्टी हमेशा ये चाहती है कि हम प्रदेश अध्यक्ष किसी ऐसे शख्स को बनाएं जिसका हम अगले 5, 10, 20, 30 साल फायदा उठा सकें राजनीतिक तौर पर। तो दलाल साहब की उम्र सुरेंद्र पुनिया के मुकाबले ज्यादा है। जैसे मनोहर लाल खट्टर का पेच फंस रहा है ना राष्ट्रीय अध्यक्ष उम्र की वजह से, वही दलाल साहब का मामला है। नहीं तो जेपी दलाल राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं, सुरेंद्र पुनिया से बड़े खिलाड़ी राजनीति के, क्योंकि जो हरियाणा विकास पार्टी चौधरी बंसीलाल की जो पार्टी थी, उसके मुख्य जो कर्ता धर्ता थे वो जयप्रकाश दलाल थे। और जेपी दलाल एक ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने 2009 से लेके 4 चुनाव लुहारू से लड़े, 3 चुनाव बिल्कुल क्लोज मार्जिन से हारे, और 1 चुनाव जीते तो जबरदस्त जीते। और इस बार भी उनको हराने के लिए सारा सौदा इकट्ठा हो रहा था, कहीं तो बीजेपी वाले भी लग रहे थे। कौन कौन? चलो वो तो कौन कौन तो बता देंगे तो और ज्यादा 2 और फालतू आ जाऊंगा, अच्छी बात है। अच्छा, ठीक है ना, आपने जेपी दलाल इतना बोल दिया, इसी में समझ गए, ठीक है, इतने मिर्ची लाग ली। अच्छा, जेपी दलाल का नाम लिया आपने, सुरेंद्र पुनिया जी का नाम लिया, ये 2 जाट नेता, 2 जाट नेता, ठीक है। फिर अगर एससी समाज में किसी को बनाते तो उसमें सबसे बड़ा चेहरा तो कृष्ण बेदी। कृष्ण बेदी डीएससी से आ रहे हैं, और डीएससी के आज तक के हरियाणा के इतिहास के वो सबसे जो जिसको ये कहते हैं ना सर्वमान्य टाइप का, जिसकी लोग मानते हैं, वो नेता वो बन गए। और कृष्ण बेदी मंत्री भी हैं, महामंत्री भी हैं, जो महामंत्री वाला क्राइटेरिया है वो भी इसमें पूरा हो रहा है, तो वो कृष्ण बेदी हो सकते हैं। अगर कहीं महिला को बनाने की कोई बात आती है तो महिला प्लस एससी, वो सुनीता दुग्गल भी एक चेहरा है। और सुनीता दुग्गल का अभी जब मैं बिहार के चुनाव में गया हुआ था, तो बिहार चुनाव में खूब जब वहां घूम फिर के जब दिल्ली आया मैं, तो हरियाणा भवन में नायब सिंह सैनी और सुनीता दुग्गल वो फिर एक साथ ही जो है हेलीकॉप्टर में बिहार प्रचार के लिए गई, तो मुख्यमंत्री की विश्वसनीयों में है। और मनोहर लाल जी के साथ भी उनके अच्छे संबंध। कृष्णलाल पंवार क्यों नहीं हो सकते? कृष्णलाल पंवार बुजुर्ग हो चुके हैं, एक्टिव नहीं है, एक्टिव भी नहीं है, उनको पावर भी बहुत दे ली, लेकिन वो कोई चेहरा बन नहीं पाई, क्योंकि इतनी बार का एमएलए जो शख्स, 6 बार का जो राज्यसभा में हो, और बेदी साहब 2-2 बार का मंत्री, उसके बावजूद कोई एक्टिव नहीं है। बेदी साहब प्रदेश महामंत्री भी है, प्रदेश महामंत्री हो, तो मैंने पहले बोल दिया प्रदेश महामंत्री हूँ, उससे पहले एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। और मेरे ख्याल से जितने भी मंत्री हैं सबसे ज्यादा एक्टिव हैं शायद, सबसे ज्यादा मंत्रियों में भी एक्टिव हैं, और संगठन की जो बारीकियां होती ना उनको अच्छी तरह से जानते हैं, तो एक मजबूत चेहरा है। और अकेला डीएससी में नहीं, उनकी एक बड़ी खूबसूरत बात ये भी है, जिस विधानसभा से वो जीतते हैं ना, वो तो जाट बाहुल्य विधानसभा है। नैन खाप जो है उसमें तो लगभग गांव में नैना की, और उसके बावजूद जीतना, कुछ ना कुछ उसमें कोई गट्स हैं तभी तो जीते हैं। ठीक बात है। उन्होंने, और आज तक कभी भाजपा नहीं जीती थी। मैं बड़ी गजब बात बताता हूँ, नरवाना हल्के में उन्होंने वो काम करवा रखे हैं एमएलए बनने से पहले जिनकी लोग कल्पना नहीं कर सकते। एक नहर का बहुत लंबा चौड़ा मामला था वहां, जिसका उन्होंने समाधान करवाया, और जिससे आज हजारों हजार लोगों को फायदा हो रहा है, और वही एक टर्निंग पॉइंट था उनका चुनाव जीतने का। ठीक है ना, नहीं तो हार जाते, लेकिन वो अपनी उसी काबिलियत की वजह से जीत रहे हैं। और आज भी ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं, हरियाणा में 13 मंत्री हैं जी, और 14वां मुख्यमंत्री है, एक विधानसभा का स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर है। सबसे ज्यादा अगर अपने इलाके में कोई नेता रह रहे हैं, और सबसे ज्यादा पूरे प्रदेश में कोई घूम रहे हैं, मुख्यमंत्री के बाद नायब सैनी है। मुख्यमंत्री के पास तो चलो हेलीकॉप्टर है, वो गाड़ी में घूमने लग रहे हैं, ठीक है ना, तो वो एक चेहरा है। इसके बाद अगर पंजाबी समाज से किसी को बनाने की बात जी, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री से हटाने के बाद एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो कहीं ना कहीं इस निराशा में है
कि हमारे पंजाबी समाज का पहला शख्स मुख्यमंत्री बना था और उसका टेन्योर पूरा नहीं होने दिया, दूसरी बार उनको बीच में हटा दिया गया। तो पंजाबी समाज में दो चेहरे, जिनमें सबसे बड़ा मनीष ग्रोवर को मान रहा हूं। भाटिया साहब से चला ऊंचा। हाँ, मनीष ग्रोवर को इसलिए क्योंकि मनीष ग्रोवर एक तो भाटिया साहब से पुराने वाजपेयी हैं, ठीक है, मंत्री रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं, और उस रोहतक से आते हैं जहां बीजेपी को जरूरत है। हुड्डा साहब की टक्कर लेने वाला वो है रोहतक में। और बताओ और कौन है? पूरी जो 8 हलके हैं रोहतक के और झज्जर के, उन 8 हलकों में ओम प्रकाश धनखड़ भी चुनाव लड़ रहे थे, और भी बड़े बड़े नेता थे। एक मनीष ग्रोवर की सीट पे फाइट थी, बाकी मतलब लगभग मामला एक तरफा था। ठीक है ना, तो बस मामूली अंतर रह गया। ठीक है, तो मनीष ग्रोवर वास्तव में संगठन के खिलाड़ी, और मैंने उनको बड़ी नजदीक से उस समय भी देखा। उनको हिसार का प्रभारी लगा रखा था, और यहाँ जब जिला परिषद की चेयरमैन का चुनाव था तो उस समय वो हिसार के प्रभारी थे। यहाँ बड़ा उनका एक अहम रोल था उस चुनाव में, बीजेपी का चेयरमैन बनाने में उनका एक अहम रोल था। और ये तब की बात है जब जेजेपी भी अलायंस में थी, जेजेपी ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा कर रखा था, बीजेपी जेजेपी दोनों आमने सामने लड़ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद मनीष ग्रोवर यहाँ अपने आदमी को जितवाने में कामयाब हो गए। और दूसरा चेहरा संजय भाटिया है। संजय भाटिया मनोहर लाल का भी बड़ा खासम खास है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट उनका यही है कि वो कोई प्रदेश भर में ना तो कहीं घूम रहे ना कुछ और, वो संगठन के कामों में लगे रहते हैं, संगठन के अच्छे खिलाड़ी हैं। और बाकी तो ये बीजेपी है, या क्या पता किसको बना दे। ठीक है ना, कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो आगे आने वाले भविष्य में ये चारों पार्टियों का जिक्र कर लिया, 2029 पर अगर आज पहुंच जाए हम, तो क्या लगा है कि भाजपा आज की परिस्थिति में चौथी बार सरकार बनाने की पोजीशन में है, या हुड्डा साहब मजबूत हैं? देखो, या फिर जजपा इनेलो इकट्ठे भी हो सकते हैं। सीधी ही एक बात बताऊं, अगर किसी सिंगल एक आदमी के पास पूरे हरियाणा में सबसे बड़ा वोट बैंक है, एक सिंगल आदमी, पार्टी नहीं आदमी, तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ठीक है, कोई दो राय नहीं। ठीक है, वो जिसको चाहेंगे उनको जिता देंगे। ठीक है, जिनको हरवाना होगा उनको हरवा भी सकते हैं, इतना दमखम उनमें, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे किसी भी पार्टी का हो। क्या वो खुद बनन की स्थिति में है? जितवाना हरवाना तो खैर बहुत सारे का दावा नहीं, आज भी जो 37 एमएलए हैं ना, उन 37 में से ज्यादातर उन्हीं के रेमो क्रम पर जीते हुए हैं, हुड्डा साहब की वजह से। हुड्डा साहब और दीपेंद्र हुड्डा की मेहनत, हुड्डा साहब का नाम, बात आपकी ठीक है, सबसे बड़ा आदमी जिसके पास। लेकिन आज के टाइम पे तो डेंट लग रहा है उनके ऊपर, मजबूत तो वही है। डेंट तो सीधी ही बात ये है कि कोई पार्टी लगातार 3 चुनाव हार जाए, नेचुरल बात है, डेंट तो लगेगा भाई। लगातार 3 चुनाव हारना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चुनाव हार गए थे सोनीपत लोकसभा से, बिल्कुल हार गए थे, और वहीं से सतपाल ब्रह्मचारी जीत। ये तो समय की बात है। आपको एक बहुत कड़वी बात बताऊं, हर चुनाव में अलग परिस्थितियां होती जी। कोई आदमी यूं कहे ना कि ये फला आदमी का गढ़ है, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, उससे आपको समझ आ जाएगी, 2 दर्शकों को भी समझ में आ जाएगी। 2014 का चुनाव, दुष्यंत चौटाला को कोई नहीं जानता, कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं थे राजनीति में, राजनीति का क्या का भी नहीं पता था। उस आदमी ने हिसार जैसे हलके में, जहां से कभी भी चौधरी देवीलाल के परिवार का कोई आदमी नहीं जीता, कभी भी, उसके बाद भी नहीं जीता, यहां से खुद चौधरी देवीलाल ने गिराई से चुनाव लड़ा, हारे। चौधरी देवीलाल ने आदमपुर से चुनाव लड़े, हारे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने हिसार लोकसभा से चुनाव लड़े, हारे। चौधरी रणजीत सिंह ने 2 बार चुनाव लड़े लोकसभा के, हारे। आदमपुर से एमएलए का लड़े, हारे। अजय सिंह चौटाला ने चुनाव लड़े, हारे। नैना चौटाला ने लड़े, हारे। सुनैना चौटाला ने लड़े, हारे। खुद दुष्यंत भी हारेगे उसके बाद, मतलब कोई नहीं जीता, केवल वो जीता 2014 में। और उसने किसको हराया? कुलदीप बिश्नोई को हरा दिया, एमपी बन गया, युवा सांसद। और जब वो जीता तो उस समय 3 हलकों में एक तरफा जीता था, उचाना, नारनौंद और उकलाना, और 6 में वो आ गया था। 6 एक पास और 3 एक पास, फिर भी वो जीत गया। ठीक है, उसके बाद देखो चुनाव कैसे घूमता है, वो एमपी बन गया, सबसे युवा सांसद, खूब नाम हो गया उसका, युवा बन गया तो नाम हो गया। 5 महीने बाद उसी शख्स ने उसी उचाना से चुनाव लड़ लिया जहां से लोकसभा में एक तरफा जीता, और वो लोगों ने 7,000 से हरा दिया। प्रेमलता जीतेगी नाम होने के बाद, बिल्कुल। फिर आगे देखो आप, 5 साल बाद वो चुनाव लड़ता है और प्रेमलता को वो हरा देता है बुरी तरह से,
45,000 47,000 के आसपास वोटों से, 47,000 के आसपास हरा देता है। अगले चुनाव में उसके 7,000 वोट आते हैं। अब कितना टूटा आदमी, कहां से कहां घूम रहा है सिस्टम। तो हर चुनाव में अलग अलग परिस्थितियां हैं। अपनी इतनी लंबी बातचीत में जी एक नाम गायब है, रणदीप सुरजेवाला। वो क्यों विलुप्त है? वो इसलिए विलुप्त है कि वो उनके जो कार्यकर्ता वो तो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन वो कैथल से बाहर जा ही नहीं रहा कहीं। पूरे हरियाणा में 90 हल्के हैं। दर्शक भी इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं कि आपके हल्के में आपने आखिरी बार रणदीप सुरजेवाला को कब देखा था। लोग याद नहीं, भूल गए लोग। सिर्फ हाँ, रणदीप सिंह सुरजेवाला 2004 में, आज भी मुझे वो दिन याद है, जब वो युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हरियाणा में उस समय चौटाला साहब की सरकार थी। वो रोज आड़ा प्रदर्शन रखा करता, रोज धरने, जलसे, जुलूस पूरे हरियाणा में घूमा करता। उसके बाद उसकी पहले तो हिसार लोकसभा से टिकट कटेगी, जेपी को मिल गई, जेपी बन गया एमपी। उसके बाद वो आड़ता हो गया विलुप्त। पढ़े लिखे आदमी, खूब राजनीति की एक बड़ी कड़वी बात हो रही है, डिसेंट है, एक बड़ी कड़वी बात हो रहा है। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी इसमें घने कामयाब नहीं है। क्या बात ब्रिजेंद्र सिंह पे लागू हो रही है? नहीं, ब्रिजेंद्र सिंह नहीं, आप अंदाजा लगा के देख लो। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे इसमें देखो, बिल्कुल अनपढ़ भी कामयाब नहीं है। लेकिन इसमें इतना हो भाई ठीक ठाक सा, जिसने जो व्यवहारिक जानकारी हो वो ज्यादा कामयाब। ब्रिजेंद्र सिंह की अब जो यात्राएं चल रही हैं, मीडिया में कवरेज चल रही है, क्या वो बूस्ट मिल रहा है उनको? क्या नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। कारण ये है कि एक तो चौधरी बीरेंद्र सिंह तो बुजुर्ग हो गए, और ब्रिजेंद्र सिंह जब 5 साल सांसद रहे हिसार से, तो अपने पिता की और अपने परिवार की राजनीतिक विरासत को नहीं संभाल पाए। उसके बाद अब वो जो यात्रा निकाली हुई है, फर्स्ट फेज में उन्होंने 14 हल्के किए हैं। देखो वैसे तो दिमाग से काम कर रहे हो। पहला चरण उन्होंने कहां चुना? वो 14 हल्के चुने जहां से या तो चौधरी बीरेंद्र सिंह ने चुनाव लड़ रखे है या ब्रिजेंद्र सिंह ने लड़ रखे है। जैसे कैथल का कलायत जो पहले हिसार पार्लियामेंट में था, जींद के 5 हल्के, जींद, जुलाना, सफीदो, उचाना और नरवाना, हिसार के 7, हिसार, नलवा, आदमपुर, उकलाना, बरवाड़ा, नारनौंद, हांसी और भिवानी का भवानी खेड़ा, वो 14 चुन लिए। भाई न देख लें, आड़े को जुगाड़ होगा तो हरियाणा में पड़े पाओगा कि नहीं। अभी यहाँ हालात ये मैंने खुद ने देखी उनकी यात्रा। ठीक, एक सराहनीय प्रयास है। कम से कम कोई नेता घर से बाहर तो निकला, नहीं तो कांग्रेसी तो सारे बिलाम बढ़ रहे थे, घर से निकल ही नहीं रहे थे। भाई कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये तो प्लान होगा भी प्रशांत किशोर की तरीके से पूरा बिहार नाप देंगे। नहीं, पूरा बिहार भी और नापने का तो नहीं है सिस्टम। उसमें वो हर रोज 5 गांव में जा रहे हैं, 4-5 गांव। एक हल्के के 10 गांव कर लिए, हल्का में गांव है 60 एवरेज, तो 10 बड़े गांव चुन लिए होंगे बस। वो 10 एक रूट के चुन लिए, ठीक है, ठीक है। और उसमें मैं तो ये भी समझ रहा हूं कि पूरी बिना तैयारी की उनकी यात्रा है। कोई मैनेजमेंट नहीं, कोई मार्केटिंग नहीं इस यात्रा की। जो चप्पल घिसाई बोलते हैं ना एक तरह से, वो चप्पल घिसाई है, क्योंकि मैंने खुद ने देखी उस यात्रा को। पढ़े लिखे तो उसमें क्या है यात्रा, मैंने राहुल गांधी की यात्रा भी देखी, कई बार मैं गया उस यात्रा में देखने के लिए। वहां क्या था कि जैसे एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट है, तो वो अगर 1 किलोमीटर का, तो 1 किलोमीटर तक लोग ही खड़े हैं। राहुल गांधी सबको हाथ हिला रहे हैं। और यहाँ क्या है कि कुछ नहीं है। यहाँ एक मान लो अब हिसार शहर से और कैमरी गांव में था उनका अगला, कैमरी 5 किलोमीटर पड़ गया, वो 5 किलोमीटर तक कोई आदमी नहीं। उसके बाद आगे मान लो मंगाड़ी बीच में रिकोट गांव है, वो बीच में जितना डिस्टेंस है कोई नहीं। मतलब तैयारी नहीं है और आदमी भी इतने नहीं, सिर्फ 101 आदमी चल रहे हैं उनके साथ। हालांकि मैं इस बात में उनकी दाद भी देता हूं कि कम से कम एक कांग्रेसी है जिसने हिम्मत तो दिखाई, नहीं तो कोई कांग्रेसी बाहर ही नहीं निकल रहा था। लेकिन कामयाब। और उनकी अब अगली अग्नि परीक्षा, जो असली अग्नि परीक्षा है, वो 11 तारीख से होगी। वो कहां से कहां तक है? 11 तारीख से उन्होंने हरियाणा के आखिरी जो हल्का है राजस्थान के साथ लगता, भिवानी महेंद्रगढ़ का नांगल चौधरी, वहां से वो यात्रा शुरू करेंगे। और ये नांगल चौधरी की क्या स्ट्रेटजी? ये नांगल चौधरी वो इलाका है जहां के राय मलिकपुर गांव से अजय सिंह चौटाला ने यात्रा शुरू की 2008-9 में, और उस यात्रा से इनेलो बहुमत के नजदीक पहुंच गई। हालांकि राज नहीं बन पाया, लेकिन उस यात्रा से ऐसा बूस्ट मिला कि वो बहुमत के नजदीक पहुंच गई। तो उसके पीछे की स्ट्रेटेजी क्या है इनकी? स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है। स्ट्रेटेजी तो ये है कि अब ये 14 हल्के तो लिए कर, जिनमें था जुगाड़मेंट, अब बाकी तो सारे नए हैं, तो कहीं ना कहीं से तो तैयारी करनी थी, कहीं ना कहीं से करना था सिस्टम। अब वहां से शुरू करी है, वहां से वो जैसे नारनौल आएंगे, नारनौल से महेंद्रगढ़ आएंगे, महेंद्रगढ़ से लोहारू आएंगे, लोहारू से फिर तुसाम आएंगे, भिवानी आएंगे, मैम आएंगे,
बड़ौदा आएंगे, इस बौनी खड़ा हो गया, इसरान आएंगे, 4 लोकसभाओं के और 13 हल्कों में चलेगी दूसरे फेज में। और ये 13 के 13 हल्के ऐसे हैं जहां खुद ना वीरेंद्र सिंह का कोई सिस्टम, ना ब्रजेंद्र सिंह का, यहाँ अग्नि परीक्षा उनके लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा। और यहाँ सारा सौदा डिपेंडेबल उनका है, जो हुड्डा के अलावा जो बाकी कांग्रेसी हैं उनसे मदद की जरूरत रहेगी उसमें। और एक और विशेष बात और है, जब नारनौल में ये यात्रा आएगी तो वो प्रदेश अध्यक्ष जो वर्तमान में राव नरेंद्र, उनका इलाका है। अब देखना ये है कि राव नरेंद्र इस यात्रा में उनका स्वागत करते हैं या नहीं करते। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब तक जो ये यात्रा गई है इसमें केवल एक सिटिंग विधायक उनकी यात्रा में शामिल हुई, विनेश फोगाट जुलाना से, वरना जो बाकी सिटिंग विधायक कांग्रेस के हैं जिन जिन के हल्कों में गई कोई नहीं आया। अब जहां से ये यात्रा शुरू होगी वहां मंजू चौधरी है कांग्रेस की सिटिंग एमएलए, कांग्रेस की पूरी अहिरवाड़ में अकेली वही जीत रही है, हालांकि वो गुर्जर है। तो अब वो शामिल होती या नहीं होती ये पता चल जाएगा, ये बात। तो भाई पूरे हरियाणा की राजनीति में बात हुई है, यहाँ पे कोई नेता नहीं छोड़े भाई, हमने सबको लपेटे में लिया है। कोई बच रहा हो तो कमेंट भी कर दियो, कोई बच रहा हो तो अपना कमेंट बॉक्स खुला है, वर्दियो बेच सकता है। और भाई बहुत जल्दी दूसरा इंटरव्यू करांगे, क्योंकि अब इस सिस्टम को थोड़ा सा और जल्दी करने का प्रयास है। अभी तक तो ये था भाई जब हिसार जा वहां तो महीने में एक इंटरव्यू भाई सबका करा, और क्योंकि राजनीति में इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है और बहुत सारे नेताओं की पोल भी खुली, बहुत लोगों के पक्ष में भी बातें आ रही है। अब अगला चुनाव आने में भी समय हर रोज टपता जा रहा है ना जी, क्योंकि लोकसभा चुनाव तो 1.5 साल से ऊपर हो लिया जी, 3 ही साल बच गए जी, विधानसभा के चुनाव को भी 13 महीने हो लिए जी, तो अब तो दोबारा राजनीति गर्मा गई, जिंदा हो गई। और एक और बड़ी विशेष बात है जी, जिस ढंग से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं, एक देश एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन, हर रोज कहीं ना कहीं प्रोग्राम हो रहे हैं देश भर में। क्या पता वो चुनाव 2027 में करा दें, यूपी गुजरात पंजाब के साथ। हाँ, यूपी गुजरात पंजाब और पूरे भारत में करा दें एक साथ। कांग्रेस वाले अपने घर बैठे रही हो, वो वोट चोरी पे लगे रही हो, डायलॉग पे लगे रही हो, ठीक है। अब बीजेपी वाले अपनी तैयारी कर लेगी, तो इसलिए मैदान में आ जाओ सब। एंट्री दे दिया ये बात है। अच्छा, एक सवाल हो रहेगा छोटा सा जी। इधर से तो धर्मवीर सिंह ने भी कह दिया भाई संन्यास लेने की बात कर दी, उधर से दादा गौतम ने भी कह दिया भाई अपना आखिरी चुनाव था, बैशी बाबा आगे लड़ना नहीं। अक्सर दादा गौतम के तो ये बात तब सुना करते जब वो इलेक्शन लड़ने की तैयारी में थे, लोगों ने वोट करना है भैया, बात कहते इमोशनली ले वहां, लेकिन अब तो इलेक्शन हो लिया, वो जीत लिए, अब वो ये बात कर रहे हैं, धर्मवीर साहब ये बात कर रहे हैं। धर्मवीर साहब का तो बेटा है एक्टिव थोड़ा सा राजनीति में अब हुआ है, क्या वो अपने बेटे की तैयारी करवा रहे हैं? उधर से गौतम साहब के जो बेटे हैं रजत जी, वो मेरे को लगता नहीं राजनीति में ज्यादा एक्टिव है, वो अपनी जुडिशरी पे ज्यादा फोकस है, तो उनका ऑप्शन क्या है, या इन दोनों के मायने आप क्या सोचो छोटे से शब्द? नहीं, मेरा ये मानना है कि दोनों के बेटे राजनीति में आएंगे और दोनों एक्टिव हैं। आप जो ये कह रहे हो ना कि ठीक है वो एडवोकेट हैं, लेकिन जुडिशरी पे ज्यादा लगे हैं, बात आपकी ठीक है, लेकिन वो एक्टिव हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वो इनके चुनाव का पूरा जो बैकडोर से जो सारा सिस्टम वो रजत गौतम ही संभाल रहा है। हाँ, वो उस टाइम तो खैर संभालेंगे, ठीक है ना, नहीं बिना चुनाव भी संभाल रहा है। अब भी उनका जो फ्लैट है, एमएलए फ्लैट है, वहां वही मिल रहा है लोगों से, क्योंकि गौतम साहब तो अक्सर जो है सफेदों में या नारनौंद में हिसार आ जाते हैं, वही संभाल रहे हैं। और मोहित चौधरी तो पिछले 10 साल से एक्टिव है, वो तो इस बार भी प्रयासरत था कि भाई कहीं कोई सिस्टम बैठ जाए, लेकिन नहीं बैठ पाया। हाँ, एक बात और है, चौधरी धर्मवीर सिंह हो या जो है राम कुमार गौतम, पंडित राम कुमार गौतम हो, अक्सर ये बात कहते रहते हैं, और लोग जो है अब इनकी बात सुन सुन के भी छिक लिए, ठीक है। लोग ये मानने हैं धर्मवीर सिंह के बारे में तो ये चर्चा है, ये जो कहता वो करता नहीं, ये दूसरा काम कर देगा। क्योंकि धर्मवीर सिंह जब एमपी बना तो उसने एक घोषणा की कि भाई मैं तो अगला चुनाव एमएलए का लड़ूंगा, एमपी का मैंने सौदा सादा इसमें कोई काम होने देन कुछ और। अगले गड़े फिर एमपी में ले आया टिकट, ठीक है। पिछली बार यूं कह दिया कि भाई जो है मैं तो वोट मांगता नहीं, किसी ने मोदी अच्छा लगे तो वोट दे दियो, लोगों ने फिर भी वोट दे दिए। इस बार भी यही बात थी, भाई मैं तो आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर भर लिया। और अगले चुनाव में भी अभी तो स्वस्थ हैं, एक्टिव हैं। मेरा तो ये मानना है कि अगला चुनाव धर्मवीर सिंह, अगर उनके बेटे को टिकट नहीं मिली तो धर्मवीर सिंह लड़ेंगे। अरे गौतम वो करते क्या है, धर्मवीर सिंह एक बयान दे देते हैं, उसके बाद 10 कूद जाते हैं उसमें, क्या बोलते हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में एमपी के टिकट के लिए। वो खर्चा लगाओ, लोगों में घूमे जाओ, टिकट फिर वो ले आओ, क्योंकि टिकट का उनका खुंटा मजबूत है, ये है कारण। अच्छा, वही बात राम कुमार गौतम की है,
रामकुमार गौतम पिछली तो बार सभी तो लोग कुछ राजी हो गए थे भाई, दादा गौतम तो नाट गए वो पहले के नारनौंद में भी खुश हुए थे। नारनौंद में पिछली बार बहुत लोगों के दिमाग में तो ये थी भाई रामकुमार गौतम इस्तीफा देके उपचुनाव कराएंगे। जब वो दुष्यंत चौटाला के खिलाफ हर रोज बयानबाजी कर रहे थे, खोपर कर रहे थे, तो बहुत लोगों ने तो मेरे पास फोन आए कि भाई जो है दादा कोई भी इस्तीफा देगी बीजेपी ज्वाइन करा, इसने तो बीजेपी लड़ा देंगे, और हम ही कोई कांग्रेस के लिए होगा, कोई कहेंगे तैयारी थी लोगों की। लेकिन दादा दादा है, क्यों इस्तीफा थोड़ी दे है लोग मेमोरी तो सारे अभय सिंह चौटाला थोड़े हैं, ये सारे रघु यादव थोड़े हैं इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस्तीफा देनी है कि माड़ी बन जाओ कई बार। एक रघु यादव है अहिरवाल में, तो हालांकि उनको जो है अहिरवाल में बहुत बड़ा नेता है, लेकिन वो पहली बार जिंदगी में एमएलए बने। एमएलए बन गए 1987 में। उसके बाद उन्होंने किसी बात पर मनभेद होने को लेके, पानी के मामले को लेके इस्तीफा दे दिया। उपचुनाव हो गया। कैप्टन अजय सिंह यादव जो फिर लगातार 6 बार जीते उस उपचुनाव की पैदाइश है। पहले बार उन्होंने चुनाव लड़ा और वो जीत गए। और रघु यादव ने एमपी के लड़ लिए, एमएलए के लड़ लिए, सारे काम कर लिए, दोबारा जीते नहीं, लुटिया डूबे गए। ये है अभी जो बीजेपी में जो केंद्र में मंत्री है ना भूपेंद्र यादव, उनके भाई हैं वो। इस बात का बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन समय की बात है राजनीति। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई यह वीडियो आपने कैसे लगी कमेंट बॉक्स में राय दें, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच।